हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ना केवल क्लास 12th के आप स्टूडेंट हो इसलिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको ये जो देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि तालिबानी है क्या और क्यों तालिबान के रूल से इतना ज्यादा जो पूरा विश्व डरा हुआ है। और स्पेशली अफगानिस्तान के लोग कि अगर तालिबानियों का फिर से रूल वहां पे हो जाता है तो तालिबान के जो लोग हैं, जो तालिबानी जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से जो वहाँ के जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वहाँ के लोगों के साथ फिर से जो उनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले भी वहाँ पे तालिबान लोगों ने अफगानिस्तान में रूल किया था और जहाँ पर औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने तबाह कर दिया था। आज 20 साल के बाद फिर से वहीं से इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। जब 2001 में वहाँ पे तालिबानियों का जो रूल था खत्म हुआ था, और आज 20 साल के बाद फिर से तालिबानियों ने किस तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में मात्र 10 दिन के अंदर ही ले लिया है। तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों अफगानिस्तान जो है हमेशा से टेंशन का, कॉन्फ्लिक्ट का, एक हमेशा जो लड़ाई झगड़े का माहौल रहा है, क्यों वहाँ पे इतने सारे जो टेररिस्ट नेटवर्क वहाँ पे रहे, अलकायदा कौन है, तालिबान कौन है, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसमें 12th के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल का जो नया एडिड मटेरियल है, न्यू कंटेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन देश की जो वर्तमान में जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है, उसके लिए भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आपका टॉपिक के नाम क्या, मिडल ईस्ट क्राइसिस, और ये जो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का लोकेशन पता है, सेंट्रल एशिया में है। जो अफगानिस्तान है, इतना छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी उसके लिए जो लड़ाई है वो आज से नहीं, अलेक्जेंडर टाइम से ही वहां पे लड़ाई स्टार्ट है। वहां पे कहते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इन्वेड करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको जीतना बहुत मुश्किल है। और जीतने के बाद वहां पे पीसफुली, शांतिपूर्ण वहां पे रूल करना वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज से पहले जो इतिहास देखा गया है वो यही बताता है कि वहां पे कोई भी जो फॉरेनर है, कोई भी यहाँ पे रूल नहीं कर सकता। एक उसका ज्योग्राफी रीजन है, दूसरा वहां पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, जिसके कारण कोई भी पीसफुली वहां पे रूल नहीं कर सकता। तो वही लिखा है कि ना, वाई हैव मेजर वर्ल्ड पावर्स, अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक वहां पर उन्होंने कन्क्वेयर किया, अटैक किया। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है इतना कुछ है भी नहीं, लैंडलॉक्ड एरिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब पावर क्राइसिस था। जब पूरे देखा आपने कि कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, दो सुपर पावर भी अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। तो ये सब हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट दिया गया है। एक तो मैंने बताया इसका लोकेशन है कि अगर आपको भारत आना है तो सबसे पहले आपको अफगानिस्तान से होते हुए आना होगा। जितने भी जो पहले भी भारत में जिन्होंने अटैक किया है, रूल किया, सब अफगानिस्तान के रास्ते से ही भारत में आए थे। तो ये जो इसका लोकेशन बीच में पड़ता है, ये एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा इसका हम समझते हैं कि बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम समझेंगे कैसे तालिबान और ये जो है अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इमर्ज हुए, क्यों तालिबानियों का जो खौफ है अफगानिस्तान में इतना ज्यादा है। और आज ये जो अमेरिका है, क्या वो एक साजिश स्ट्रेटजी के तहत वो इतने सारे हथियार, वेपन छोड़ के उसके सोल्जर्स चले गए, या उनकी एक गलत नीति हम कह सकते हैं, क्या सोची समझी चाल है, या उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके कारण अमेरिका जो लोग हैं वो खुद अमेरिका की गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कुछ में ही आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे याद रखना कि 20th सेंचुरी की बात है कि 1960 में वहाँ का जो किंग था जाहिर शाह। देखिए, सारे जो किंग होते हैं वो तानाशाह नहीं होते, कुछ किंग बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इसमें भी जो जाहिर शाह है वो अच्छे किंग थे। उन्होंने बहुत सारे राजा होते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, उन्होंने लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन करवाए, वुमेन्स के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की, वो लोगों को एक अच्छे लाइफ देना चाहते थे, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, अफगानिस्तान को डेवलप तरक्की करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे भी कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और यहाँ पे राजाओं की फैमिली में तो अपने खुद के जो बंदे होते हैं, अपने खुद के जो भाई चाचा भतीजे होते हैं, वही क्या करते हैं, एक दूसरे का तख्ता पलट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था 1973 में। जो दाऊद खान था वो बेसिकली जाहिर खान का जो किंग था वहाँ का कजन ब्रदर था, उसका उसने तख्ता पलट कर दिया, खुद को उसने वहाँ पे रूलर बना दिया और वो रूल करने लगा। लेकिन 1978 में, 1973 से लेके 1978 तक उसने रूल किया दाऊद खान ने। लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो लिखा 1978 में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, यहाँ पे याद रखना, द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान,
उनके पास पावर आ गई, उन्होंने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, और अब जो पावर थी वह किसके पास आ गई थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पास। देखो, जो लेफ्टिस्ट की बात करते, जो लेफ्टिस्ट हम कहते हैं ना कि लेफ्टिस्ट पावर है, तो यहाँ पे बेसिकली कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वो हम बात करते हैं। और उस टाइम पे सोशलिज्म, कम्युनिज्म किसकी आइडियोलॉजी थी? यूएसएसआर की। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएसएसआर का यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो सरकार भी बनी थी वो किसकी मदद से बनी थी? यूएसएसआर की मदद से बनी थी। तो अब यहाँ पे सरकार तो बन गई पीडीपीए, लेकिन अब वहां पे फिर से क्या होने लगे? उसी तरह के काम जो कि वहां पे राजा ने, जाहिर शाह ने वहां पे किए थे, कि वही वुमेन्स को एजुकेट किया जा रहा था, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जा रहे थे, रिफॉर्म किया जा रहा था, लैंड रिफॉर्म किया जा रहा था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहे थे। तो आपको पता है कि मुसलमानों के अंदर कुछ ग्रुप होते हैं बहुत ज्यादा कट्टरपंथी, यानी कि वहां पे जो होते हैं वो लोग मुसलमान, कुछ लोग जो होते हैं जिनकी सोच बड़ी रूढ़िवादी होती है, वो लोग वुमेन एजुकेशन को नहीं देना चाहते, वुमेन को फ्रीडम नहीं देना चाहते। अभी भी आपको तालिबानी लोग जो है औरतों के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, वहां पे उनको एजुकेट नहीं किया है, तो उन घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। और कोई भी अगर किसी मेन के बिना, कोई भी अगर लेडी फीमेल अगर घर से बाहर जाती है, उसको बाइकआउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सिचुएशन जो है कुछ बन गई थी वहां पे। तो वहां पे भी कुछ ऐसे ग्रुप के लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि इसके जो भी पॉलिटिकल पार्टी थे, जो भी उस टाइम के यहाँ पे रूलर थे, उसके अगेंस्ट हो गए थे। उनको ये सब जो डेवलपमेंट है, रिफॉर्म्स है, पसंद नहीं आ रही थी, और वो चाहते थे कि फिर से जो भी वहाँ के जो मुस्लिम औरतों को है, उनको सारे राइट छीन लिया जाए, उनको किसी तरह कोई अधिकार ना दिया जाए, उनको एजुकेशन ना मिले, उनको घर में रखा जाए, उनको पर्दा प्रथा में रखा जाए, ऐसी सोच थी। और इसीलिए वो लोग सरकार के खिलाफ ग्रुप में खड़े हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? यूएसएसआर से। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग ऐसा सोचते थे कि भैया जो भी अफगानिस्तान में इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जो भी डेवलपमेंट के काम के वो अगेंस्ट थे, तो उनको उन्होंने पर्टिकुलर ग्रुप बना लिया, जिसे क्या क्या मुजाहिदीन, याद रखना। और इन मुजाहिदीन को जो सपोर्ट था वो कहाँ से था? बहुत बड़े सुपर पावर, दूसरे सुपर पावर, अमेरिका का सपोर्ट था, पाकिस्तान का सपोर्ट था, चाइना का सपोर्ट था, ठीक है, सऊदी अरबिया का सपोर्ट था। इतने बड़े बड़े जो देश थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, इन मुजाहिदीनों को। तो याद रखना कि अब धीरे धीरे क्या हो गया कि वहां की जो आर्मी थी और यहाँ के जो मुजाहिदीन लोग थे, इनको हथियार मिलता था, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, इनकी फंडिंग होती थी, जिसके कारण यहाँ पे धीरे धीरे जो है वहाँ के अफगानिस्तान की जो आर्मी थी और मुजाहिदीन थे, उनके बीच क्या होता गया? लड़ाई होते रहे। अफगानिस्तान के जो बहुत सारे जो आर्मी थे वो मर रहे थे। धीरे धीरे जो अफगानिस्तान की जो आर्मी थी वीक होती चली गई। तो अब तक जो यूएसएसआर थे वो उसको मतलब हेल्प कर रहे थे, मिलिट्री हेल्प कर रहे थे, फाइनेंस दे रहे थे, वेपन्स दे रहे थे, बट वो इनडायरेक्ट वे में दे रहे थे, खुद वहां की आर्मी वो नहीं गई थी। लेकिन देखा उन्होंने क्या कि धीरे धीरे यहाँ पे जो मुजाहिदीन है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी सुपर पावर का सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे डिसाइड किया यूएसएसआर ने कि अब वो खुद अपनी सेना को यहाँ पे भेजेंगे। तो याद रखना, क्रिसमस ईव यानी कि 24 दिसंबर 1979 में, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में, कि इस डेट को उन्होंने खुद की जो अपनी आर्मी है वहां पे भेजा उन्होंने। और ये आर्मी जो आपको पता, उस टाइम पे यूएसएसआर की आर्मी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उसको रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था। और वो बड़े सारे हथियार वेपन के साथ जैसे ही वो अफगानिस्तान गए, वहां पे जाते उन्होंने जितने भी शहरी एरिया थे उन्होंने क्या करा, फिर से उन्होंने कैप्चर कर लिया। और जिसके कारण तालिबानी जो लोग थे वहां पे, हिंद कुश पर्वत है वहां के आसपास, वहां पे जो विलेजेस थे, गांव थे, वहां पे जाकर जो तालिबान लोग, जो इसे उसने हम कहा तालिबान था ही नहीं, जो मुजाहिदीन थे जिनकी सोच अलग थी, वो लोग वहां पे जाके खड़े मतलब छुप गए आके। अब देखिए ध्यान से कि अब क्या हो गया कि दो तरह के संघर्ष स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या, एक तरफ यूएसएसआर की आर्मी थी, अफगानिस्तान की आर्मी थी, दूसरी तरफ मुजाहिदीन थे, और वहां पे जिनको सपोर्ट था वो भी दूसरे सुपर पावर से मिल रहा था। तो इनके बीच जो लगातार संघर्ष होता रहा। और ये जो मुजाहिदीन लोग हैं वो छापा मारी, गोरिल्ला वार कहते, छुप छुप के वार करने में बहुत ज्यादा सक्षम थे, ये इनकी एक स्पेशलाइजेशन था। और वहां पे जो हिंदू कुश पर्वत है वो एक ऐसा लोकेशन भी है जहां पर क्या होता है, छुप छुप के वार किया जाता था। और जिसके कारण जो अफगानिस्तान और जो भी यूएसएसआर की आर्मी थी, काफी उनको नुकसान हो रहा था, वो बहुत ज्यादा मर रहे थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूएसएसआर की आर्मी गई वहां पे 34 मुस्लिम जो देश थे, उन्होंने क्या करा, इसको अपोज किया। यूएन ने भी इस काम को मना किया कि आप ऐसे किसी देश में जाके अपनी आर्मी नहीं भेज सकते, किसी के देश में डायरेक्ट आप इंटरवेंट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है जो सुपर पावर होता है उसे दूसरों की परवाह नहीं होती। आपके पास पावर है, अगर आपके स्ट्रांग हो तो आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। आप दूसरे क्या कहेंगे या दूसरे इसके बारे में क्या क्रिटिसाइज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम पे यूएसएसआर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, तो इसीलिए उसने इस चीज की परवाह ना करते हुए अपनी आर्मी उसने वहां पे भेज दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने बताया दो तरह के संघर्ष यहाँ पे स्टार्ट हो गए, और ये जो दोनों सुपर पावर आपस में लड़ते रहे।
अब आपको याद रखना है कि जो उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, देखो यूएसएसआर के बारे में कहते हैं कि उनका अपना कोई भगवान नहीं होता। ये लोग क्या होते हैं बेसिकली, किसी भगवान से नहीं डरते, किसी धर्म से नहीं डरते। तो अब मुजाहिदीन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि भैया इनका कोई भगवान नहीं होता, तो ये लोग भी क्या करेंगे, हमें इनके अपने धर्म को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद मतलब होली वॉर, ये जो लड़ाई है अब धर्म की लड़ाई है। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया, जो धर्म का नशा होता है बहुत खराब नशा होता है, और इसमें जो मासूम बच्चे होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको जो बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। तो ये लोग धर्म के नाम पे बच्चों को बहकाते हैं, उन्हें बंदूक देते हैं, हथियार देते हैं और बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुजाहिदीन लोगों ने क्या करते हैं, जिहाद उन्होंने क्या, जिसे होली वॉर कहते हैं। और इसको जो सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान से, सऊदी अरब, टर्की, चाइना, यूएस, इतने बड़े बड़े देशों से उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो अब ये जो था गोरिल्ला वॉर उन दोनों के बीच में चल रहा था। और साथ ही साथ जो वहाँ की सिचुएशन थी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि किसी की जीत नहीं हो रही थी, दोनों तरफ के जो लोग थे वो बुरी तरह से मर रहे थे। और इसी बीच आपको देखना है कि जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कहते हैं ना कि जो वॉर लॉर्ड्स हो गए, जैसे अहमद शाह मसूद, और बहुत सारे जो ग्रुप थे जैसे अलकायदा, तालिबान, 1980 के दौरान ये सारे क्या हो गए, जो यूएसएसआर के खिलाफ एक तरह से एमर्ज हो गए। ये सब जो थे यूएसएसआर के खिलाफ लड़ना चाहते थे और यहाँ पे अपना जो शासन चलाना चाहते थे, और इतने बड़े देशों से उनको सपोर्ट मिल रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको फंड दिया जा रहा था, उनको वेपन दिया जा रहा था। तो इनको मुजाहिदीनों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था। एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ इतने सारे देश, मुजाहिदीन, ये सारे लोग एक तरफ से चल रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यूएसएसआर जो यूएसए है वो भी इनडायरेक्टली मदद कर रहा था, वो पाकिस्तान को वेपन देता। पाकिस्तान की जो आईएसआई थी, मिलिट्री थी, वो लोग अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को सपोर्ट करती थी। तो इस तरह से वो चलता रहा, किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, दोनों तरफ से लोग मरते गए। इसी बीच यूएसएसआर के अंदर जो है इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव पावर में आए, जनरल सेक्रेटरी बने। तो वहां के तब तक जो जनता थी वो अवेयर हो गई, तो उन्हें समझ में आ गया था कि जो वेस्टर्न कंट्री हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और इतने सालों से जो यूएसएसआर अपने आर्मी को वहां पे मेंटेन करने पे इतना जो पैसा लग रहा था, इतना वेपन यूज हो रहा था, देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, काफी खराब हो गई थी। तो वहां के लोग जो खुद थे अपनी सरकार के अगेंस्ट हो गए थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे देश में आपको लड़ने में तभी मजा आता है जब आपके घर में शांति हो, आपके घर में समृद्धि हो, आपके घर में खुशहाल हो। ठीक है, अब जो कला कलेश लड़ाई है घर के अंदर ही स्टार्ट हो गई। तो अब धीरे धीरे अमेरिका, जो यूएसएसआर के जो नेता थे, उनको समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना है, इस वॉर से, लड़ाई झगड़ा से बाहर निकलना है, हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अपने जनता के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करना है। और धीरे धीरे उन्होंने डिसाइड किया, जो मिखाइल गोर्बाचेव ने एक रिफॉर्म्स ये भी किए कि उन्होंने अपने यूएसएसआर की जो आर्मी थी उसको कम करना स्टार्ट कर दिया। स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने 1989 तक अपनी पूरी की पूरी सेना क्या कर ली, उन्होंने वापस बुला ली। और ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि 10 साल तक वहां पे रहने के बाद, जिन्हें रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था, इतनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी, इनकी ज्यादा उनकी अपनी गुडविल थी, और वहां से जब 10 साल के बाद भी आए तो जीत करनी, बल्कि बिना किसी परिणाम के या हार के हम कह सकते हैं वहां पर आए, जिससे उनकी गुडविल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन आपको याद रखना है कि 1986 में इसी बीच जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट बैक वहां पे सरकार बनी, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और उस अफगानिस्तान में जो नेता का नाम था मोहम्मद नाजिबुल्ला, ये याद रखना आपको। 1986 में वहां पर सरकार बनी, वो भी यूएसएसआर के मदद से बनी, सपोर्ट से बनी, नाजिबुल्ला की सरकार बनी। 1989 में, याद रखना ये सारे सीक्वेंस है। 85 में वहां पे यूएसएसआर में रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हुए, 86 में वहां पे नाजिबुल्ला की सरकार बनी, जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है उसी के सपोर्ट से बनी थी। 1989 में उन्होंने अपनी आर्मी वापस बुला ली, क्योंकि तब तक देश की जो हालत थी यूएसएसआर की बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और ये याद रखना है आपको कि इस तरह से देखो 1989 में क्या हुआ कि जो वापस आ गई, तो अब यूएसएसआर तो आ गई, वो लोग अब आपस में ही लड़ने लगे सुप्रीमेसी के लिए, पावर के लिए। तो यहाँ पे याद रखना कि अफगानिस्तान जो है अब सिविल वॉर, यानी कि अपने ही देश के अंदर जो अलग अलग ग्रुप लड़े थे, ग्रुप बने थे जो यूएसएसआर के अगेंस्ट, अब वो आपस में ही लड़ने लगे कि पावर के लिए। कि अब पावर जो है वो चाहते थे, एक ग्रुप चाहता था कि वो अफगानिस्तान के अंदर वो रूल करे, दूसरा ग्रुप चाहता था कि वो रूल करे। तो अब जो पावर क्राइसिस, यानी कि पावर के लोग लड़ने लगे। तो अब यहाँ पे डेट जो मैंने लिखे हुए उसको याद रखना, 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। ये भी अमेरिका की नीतियों के कारण हुआ, वो आगे बढ़ेंगे कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है बहुत खतरनाक होती है, उसकी डिप्लोमेसी बहुत खतरनाक होती है, और उसको पता था यूएसएसआर का कंपटीशन है, उसमें 15 जो रिपब्लिक्स मिलके बने हुए थे, किस तरह से उन्होंने उसको अलग अलग करवाया। तो 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। 1992 में जैसे यूएसएसआर कोलैप्स हुई, तो यहाँ पे जो सरकार थी उसको सपोर्ट था वो यूएसएसआर की गवर्नमेंट की थी। अब यूएसएसआर गवर्नमेंट ही गिर गई,
तो उसका सपोर्ट भी मिलना बंद हो गया। 1992 में जो नाजीबुल्ला है उनकी सरकार भी क्या है यहाँ पे गिर गई। और 1992 से लेके 1996 तक वहां पे सिविल वॉर, यानी कि आपस में जो अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग लोग थे, वो लोग लड़ते रहे पावर के लिए। और 19 आपको याद रखना है कि जो नाजीबुल्ला थे 92 से लेके 94 तक 4 साल तक वहां पे यूएन की जो ऑफिस थे वहां पे अपनी जान बचाने के लिए रहे। लेकिन फाइनली 1996 में जब तालिबान, उनमें से इतने सारे जो ग्रुप लड़ रहे थे, तो फाइनली 1996 में किसको जीत मिली? तालिबान को। तालिबान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है वो उभर कर सामने आया। और जब उन्होंने अफगानिस्तान पे रूल किया, सबसे पहले उसने क्या करा, वहां की जो पुरानी सरकार थी नाजीबुल्ला, उनको उसने बुरी तरह से मार के लैंप पोस्ट पे लगा दिया। उनके पूरे हाथ पैर अलग अलग उनको बॉडी पार्ट्स काट के लोगों में दिखाने की कोशिश की हुई। तालिबान लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार, बहुत ही ज्यादा गलत इंसान जिसे हम कहते हैं कि वो लोग हैं, यहाँ पे उनको दिखाया गया। तो यहाँ पे आप याद रखना कि तालिबान का जो रूल है, तालिबान जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट ग्रुप में उभर कर सामने आए, और तालिबान का जो रूल था वहां पे 1996 से लेकर 2001 तक, इन 4-5 सालों तक तालिबानियों ने वहां पे रूल किया। और वहां के औरतें, बच्चे, पूरी इकोनॉमी सबको तहस नहस तबाह कर दी। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, ये लोग शरिया के हिसाब से चलते हैं, औरतों के साथ बहुत अत्याचार होता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि तालिब मतलब क्या, तालिबान मतलब तालिब यानी कि स्टूडेंट, समझ में आए। और इनका जो लीडर था वो मुल्ला उमर था, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खूंखार था। इसको किससे सपोर्ट मिल रही थी? पाकिस्तान की आर्मी से। और तालिबानियों ने रूल के साथ ही वहां पर क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट शरिया लगा दिया। यानी कि अब जो था, जितने मानव अधिकार थे अब सारे चुप हो गए, क्योंकि यहाँ पे मानव अधिकार जो आयोग है वो खत्म हो जाते हैं। अगर यहाँ हमारे देश में टेररिस्ट को भी अगर मारा जाए तो पता नहीं देश के अंदर इतने सारे मानव अधिकार आयोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां पे औरतों के साथ जुल्म हो रहा था, बच्चों को जान से मारा जा रहा था, वहां पे विश्व में कोई जो आयोग है, कोई भी कुछ भी वहां पर नहीं था। मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। वुमेन की जो कंडीशन थी बहुत बुरी हो गई, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो उनको एजुकेशन बंद कर दिया गया, उनको पर्दा में रखा गया। और यहाँ पे जो फ्रीली मूवमेंट थी पूरी तरह से औरतों को खत्म कर दिया गया। यानी कि ये जो 4-5 साल थे, हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए, स्पेशली जो वुमेन्स के लिए, बहुत ही जिंदगी जो थी नर्क से भी बदतर वहां पर उन्होंने कर दी थी। अब आपको याद रखना है कि अब आपके दिमाग में आ रहा है ये अलकायदा क्या हुआ। तो अलकायदा एक तरह से बेसिकली क्या रखना है कि इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, ये क्या है, एक आतंकवादियों का संगठन है, ठीक है। और ये अलकायदा को, तालिबान को पहले कौन सपोर्ट कर रहा था? पीछे आपने पढ़ा, देश की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका उसको वेपन दे रहे थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, उसको पैसा दे रहे थे। लेकिन जैसे 1989 में यूएसएसआर की आर्मी वहां से चली गई तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। अब यहाँ से उसने भी फंडिंग देना बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है ना, ये जो टेररिस्ट होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते, आतंकवादी किसी के अपने नहीं होते। जब तक उसे अमेरिका से फंडिंग मिलता रहा, पैसा मिलता रहा, वो अमेरिका के साथ रहा, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ता रहा। लेकिन जब उसको ये सब मिलना बंद हो गया अमेरिका से, तो वो अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा हो गया। और आपको पता है कि अलकायदा के द्वारा, जो अलकायदा के जो मेन लीडर थे उसामा बिन लादेन, सबको याद होगा ये सब। दूसरा था अयमान ज़ाहिरीवाला। इनको जो सपोर्ट था वो किसने दिया था? तालिबानियों ने इनको शेल्टर दिया, इनको इनको पूरी तरह से रहने की वहां पर जगह दी। और इनके द्वारा, अलकायदा के द्वारा 2 इनफेमस अटैक किए गए जो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। सबसे पहले उन्होंने यूएस की जो एम्बेसी थी अफ्रीका के अंदर 1998 में, वहां पर उन्होंने बॉम्ब गिराया था। और 9/11 तो पूरे विश्व को पता है किस तरह से पूरे विश्व को उन्होंने हिला के रख दिया था। इससे बड़ा टेररिस्ट अटैक अमेरिका में कभी भी नहीं हुआ था। और ये अटैक उसी के द्वारा किया गया है, उसी मास्टरमाइंड के द्वारा किया गया है, जिसको कभी अमेरिका ने, कहते हैं ना, जो सांप होते हैं कभी भी उसको दूध पिलाओगे तो भैया वो हम उसका जो नेचर ही है वो काटना है। तो वही जो आतंकवादी लोग होते हैं वो, उनका जो नेचर होता है वो काटना ही होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही होता है, आतंक फैलाना ही होता है। तो पहले अमेरिका ने जो इसको यूज किया यूएसएसआर के खिलाफ, आज जो अमेरिका के ही अगेंस्ट खड़ा हो गया। और इतना बड़ी, जो कहते हैं ना, इतना पूरा विश्व में जो आतंकवादियों का एक ग्रुप था वो एक तरह से डेवलप हो गया था। और अमेरिका में इससे पहले इतना बड़ा जो टेररिस्ट अटैक कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि अमेरिका भी सोच भी नहीं सकता था कि उसके घर के अंदर घुसकर ये जो आतंकवादी लोग हैं उन्हीं के प्लेन को हाईजैक करके उन्हीं को उनके लोग के, उनके बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन फिर भी इस काम को किया गया, और किसके द्वारा? जो कभी अमेरिका के द्वारा ही इस ग्रुप को खड़ा किया गया था यूएसएसआर के अगेंस्ट। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी गलत लोग का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है किसी के सगे नहीं होते। कह ले वो तुमने इसको यूज किया, आज वो तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही हुआ 9/11 का इंसिडेंट हुआ, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो क्या हो गए, इस बात से बहुत ज्यादा मतलब बौखला गए कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है
कि किस तरह से उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अमेरिका में इस तरह के काम करने को। और इन्होंने तालिबानियों से कहा कि ये जो ओसामा बिन लादेन है, जो इनका लीडर है, वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। तालिबानियों ने देने से मना कर दिया। अब अमेरिका को पता है आपको, अगर इतनी बड़ी अटैक हुई, अगर अमेरिका इसका बदला नहीं लेगा तो विश्व में अमेरिका के जो सुपर पावर बनने की जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं बहुत धक्का लगेगा। और अगर इस बार अगर वो माफ कर देता है या चीजों को इग्नोर कर देता है तो तुम्हें पता है कि अमेरिका जो है इस पे इस तरह के टेररिस्ट अटैक फिर से हो सकते थे। आतंकवादियों का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए अब अमेरिका जो पूरी तरह से एक्शन में आ गई और उन्होंने यूएसए ने क्या करा, अटैक किया। किस पे? अफगानिस्तान पे। क्यों अटैक किया? क्योंकि तालिबान ने रिफ्यूज कर दिया था हैंड ओवर किसको देने से, ओसामा बिन लादेन, जो कि 9/11 का पूरा मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, पूरा स्ट्रेटेजी बनाया था, जिसको हैंड ओवर करने से मना कर दिया था। तो दिसंबर 2001 में तालिबानी गवर्नमेंट गिर भी गई। देखिए आपने सितंबर 9/11 में, उसी साल सितंबर में ये इंसिडेंट हुआ 9/11, और उसी साल दिसंबर 2001 में वहां पे जो तालिबान की सरकार थी गिर भी गई। मात्र 2-3 महीने के अंदर अमेरिका ने किस तरह से तालिबान को, वहां के सरकार को गिरा दिया। लेकिन अभी भी उनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो भी गुनेगार था, जो भी मास्टरमाइंड था, ओसामा बिन लादेन, अभी तक वो छुप के बिल में बैठा हुआ था। अब 2001 से लेकर 2014 तक याद रखना कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया अमेरिका के द्वारा। और आपको पता है कि जो अमेरिका है, इसमें जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स थे, नाटो के मेंबर थे, सब इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर गए। और वहां पे उन्होंने, याद रखना कि वहां पे काफी लंबे टाइम तक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलता रहा। अब तालिबान की सरकार तो वहां पे गिर गई, तो वहां पे जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड है, किसको बनाया गया? याद रखना आपको, हामिद करजाई को बनाया गया, जो 2001 से लेकर 2014 तक, जब तक अमेरिका का ऑपरेशन चलता रहा, तब तक वहां पे उनकी सरकार बनी। फाइनली 10 सालों के बाद 2011 में इंसिडेंट हुआ था। 2011 के अंदर मोहम्मद, जो ये ओसामा बिन लादेन है, जो अबट्टाबाद पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो नहीं बल्कि पाकिस्तान में वो मिला, और उसको सीक्रेट एक मतलब प्लानिंग के द्वारा, एक स्ट्रेटेजी के द्वारा अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको मार के खत्म कर दिया। लेकिन इतने टाइम तक जो भी अफगानिस्तान के अंदर उनका ऑपरेशन चलता रहा, उसमें बहुत सारे जो सिविलियन थे वो भी मारे गए, हालांकि इसके कारण बहुत ज्यादा उसकी अमेरिका के पूरे विश्व में क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अमेरिका को, आपको पता है कि अपना बदला लेना था। अमेरिका किसी की भी इशू में नहीं सुनता, वो पहले भी नहीं सुनता था और आज भी नहीं सुनता। आपको पता है यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के आगे वो भी गूंगा और बहरा हो जाता है। आपको पहले से ही पता है कि वो उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। पूरी दुनिया में अगर कोई भी एक कदम भी गलत लेता है तो यूएन जो है उसके खिलाफ खड़ा होता है, उस पर कितने सारे सैंक्शन लगा देता है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ये हमने पहले भी देखे और आगे हम और भी देखेंगे जब फर्स्ट गल्फ वॉर हम पढ़ेंगे। रीजन भी आपको पता है कि उसकी हेड ऑफिस के घर के अंदर ही है, जो भी अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता है, तो जिसके कारण जो है यूएन भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता है। तो फाइनली जो उनका मिशन था वो मई 2011 में ओसामा बिन लादेन के साथ मारने के साथ ही उनका मिशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वहां पे जो अफगानिस्तान में अभी भी जो सिचुएशन थी नॉर्मल नहीं हुई थी। अक्टूबर 2014 में याद रखना कि अशरफ गनी जो है पावर में आए, वहां पे फिर से डेमोक्रेटिक सरकार बनी। और अब जो थे, जो भी वहां पे जो इंटरनेशनल फोर्सेस आए हुए थे यूएन के और अमेरिका के, नाटो के जो थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पे याद रखना लिखा है दिसंबर 2014 में, अक्टूबर 2014 में अशरफ गनी वहां पे पावर में है, जो कि अभी भी करंट जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जो अभी भागकर चले गए अपनी जान बचाते हुए। लेकिन उस टाइम पे वही सरकार बने थे। तो दिसंबर 2014 में जो ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, उन्होंने जितनी भी पावर थी वो ट्रांसफर कर दिया वहां पे सिक्योरिटी किसको, अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्स को। और लगभग 10,000 जो ट्रूप थे वहां पे अमेरिका के जो सोल्जर बच गए, जो वहां पे एडवाइस करते थे, उनको सपोर्ट करते थे जो अफगानिस्तान की आर्मी है, और जो भी काउंटर टेररिस्ट मतलब ट्रुप थे उनके खिलाफ वो एक्शन लेने के लिए। तो एक तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सपोर्ट, उनको मतलब हेल्प करने के लिए वो 10,000 यूएस की आर्मी वहां पर रह गई थी। और अभी तक टिल 2001 तक वहां पे 10,000 यूएस की आर्मी थी। तब तक सिचुएशन नॉर्मल था, कंट्रोल में था। लेकिन अभी आपको पता है कि पीछे कुछ दिन पहले ही यहाँ से अमेरिका ने अपनी सारी आर्मी यहाँ पे बुला ली है, और कुछ ही दिनों में देखा कि 10 दिन के अंदर तालिबानियों ने फिर से अफगानिस्तान को अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि अफगान जो तालिबान लोग थे कभी भी उन्होंने अपना कब्जा छोड़ा ही नहीं था। जैसे ही उनको मौका मिलता वो छापामार युद्ध करते थे, गोरिल्ला वॉर करते थे। और जैसे ही देखा कि यूएस की जो आर्मी है वो यहाँ से चली गई, और अमेरिका, अब ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि अमेरिका ने जो भी अपने आर्मी को वापस बुलाया, क्या वो उसकी स्ट्रेटेजी थी या उसकी एक बहुत बड़ी गलत नीति हम कह सकते हैं। तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया, क्या वो चाहता था कि तालिबानी लोग
जो है वो इस दोबारा से अफगानिस्तान पे अटैक करे, या उसकी, हम कहते हैं ना कि दूर वो सोच नहीं पाया और उससे गलती हो गई। तो इसका जवाब जो है वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल लेकिन कुछ जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए इसके पीछे रीजन जो है, क्योंकि जो अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, डिसाइड ये हुआ था जो अगस्त एंड तक यूएस की आर्मी यहाँ से जाएगी, लेकिन उससे पहले यूएस की आर्मी यहाँ से चली गई। एक क्वेश्चन मार्क। दूसरा कि जब यूएसएसआर, आपको पता नहीं यहाँ पे सिचुएशन थी जब यूएसएसआर के जो आर्मी भी यहाँ पे 10 सालों तक रहे थे और अफगानिस्तान की आर्मी के साथ वो क्या कर रहे थे, मुजाहिदीनों को अगेंस्ट लड़ रहे थे। वहां पे जब यूएसएस आर्मी गई तो अपनी सेना के साथ जितने भी उनके वेपन्स थे, हथियार थे, टैंक थे, सब कुछ लेकर वो गए थे। लेकिन अमेरिका के जो यहाँ से आर्मी गए, सोल्जर गए, उन्होंने बहुत सारे हथियार, वेपन्स यहीं पे छोड़ कर गए। तो इसके पीछे क्या मोटिव था? तीसरा कि अफगानिस्तान के पास कहते हैं कि करीब करीब 3 लाख आर्मी है, जबकि तालिबान के जो लोग हैं कि 75,000 लोगों ने किस तरह से 3 लाख आर्मी होने के बावजूद उन्होंने एक बार भी रजिस्ट नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, लड़े नहीं। आखिर क्या रीजन है? क्योंकि देखो आपको पता है जो सोल्जर होते हैं हमेशा देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना लड़े उन्होंने अपने हथियार डालते। यहाँ के जो हुकूमत है, यानी कि जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, जो कि यहाँ से चुपचाप अपने प्राइवेट प्लेन में निकल कर भाग गए। तो ये क्या दिखाता है कि क्या वो लोग डर के भाग गए, क्या ये स्ट्रेटेजी थी, क्या थी, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें सिनेरियो की, तो अफगानिस्तान सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप नेशन है, क्योंकि यहाँ पे कभी शांति रही ही नहीं। जब शांति रहेगी तो ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हथियार थमा दिया जाता है, धर्म के नाम पर उनको बहकाया जाता है, उनको औरतों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। पॉलिटिकल करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप समझ सकते हो कि जब अमेरिका यहाँ पे फंड देता था, पैसा देता था, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल नेता थे वहां पे 3 लाख आर्मी का वो पैसा लेते थे, सैलरी लेते थे। लेकिन वास्तव में देखा गया तो 3 लाख यहाँ पे आर्मी थी ही नहीं। जो भी वेपन्स खरीदने के लिए, ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के द्वारा पैसा दिया जाता, यहाँ के जो ऑफिसर थे, यहाँ के जो भी पॉलिटिकल नेता थे, वो लोग अपने आपस में ही बांट लेते थे। तो कहते हैं कि जब तक अमेरिका से पैसा मिलता रहा तब तक यहाँ पे अफगान के सोल्जर को सैलरी भी मिलती गई। जब अमेरिका ने पैसे देना बंद कर दिया तो यहाँ के सोल्जर्स को पैसे देने ही बंद हो गए। आप समझ सकते हो कि जब जो भी आर्मी है अपने जान पे खेल के देश की रक्षा कर रहे, लेकिन उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही, तो वो क्या मोटिवेट होंगे काम करने के लिए? तो बहुत पॉलिटिकल करप्शन था, वो चरम सीमा पे थी। इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता ही है कि देश में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से मार काट चलती रहती है। इनस्टेबल गवर्नमेंट, यहाँ पे कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे रही नहीं जो देश का विकास कर सके। जो अच्छे काम करते हैं तो उसके खिलाफ बहुत सारे जो ग्रुप है वो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे होता है क्या है कि जो बाकी देश के जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, दूसरे देश के लोग दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन यहाँ पे चलती रहती है। पहले भी आपने देखा 1992 में जो वहाँ पे नाजिबुल्ला की सरकार थी उसको किस तरह से हटाकर फेंक दिया गया था, और फिर से जो तालिबानियों ने अपना कैप्चर कर लिया था। लेकिन भारत जो है आपको पता है कि जो हमेशा से डेमोक्रेसी पे रहा है, भारत में खुद में सबसे बड़ा देश का लोकतांत्रिक जो है भारत को कहा जाता है, तो हमेशा उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ना तालिबानों को उस टाइम अमेरिका तालिबान को सपोर्ट भारत का मिला था, ना इस टाइम तालिबानों को सपोर्ट मिला है। भारत शुरू से जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, चुनी हुई सरकार है, उसमें बिलीव रखता है, उसमें भरोसा करता है। हालांकि भारत को भी काफी नुकसान हुआ कि भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, आपको पता है सलमान डैम बने थे, बहुत तरह के ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन इस तरह से तालिबानियों को कब्जा करने से भारत की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी खतरा है। लेकिन आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी थी, किसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, और क्या जो पिक्चर है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान शुरू से लेकर 1960 से हमने पढ़ा है, आज 2021 में चल रहे हैं, तब से जो संघर्ष का है वो लगातार चलता रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी संघर्ष खत्म हो जाए, वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए, तालिबानियों को पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।